प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो अहम बातें हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले जहांगीर तरीन के बाद वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने पंजाब हुकूमत को अपनी बदनामी का जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक पर बड़ा इल्जाम। वजीर आजम को काबीना इजलास में वजीर आला उस्मान बुज़दार की शिकायत लगा दी। काबीना इजलास में गुलाम सरवर ने पंजाब हुकूमत के हवाले से मजीद क्या कुछ कहा। मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसहाक के इल्जामात पर वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का शदीद रद्द अमल। सरवर खान अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे तरीन के ग्रुप ने हुकूमती ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया। पंजाब हुकूमत में हलचल। वजीर आला उस्मान बुज़दार तरीन ग्रुप को मनाने के लिए मिन्नत तरलों पर उतर आए, जबकि फैसल वावडा ने तरीन को एक एसएचओ की मार करार दे दिया। जब तरीन एक एसएचओ की मार है तो वजीर आला उस्मान बुज़दार के हाथ पांव क्यों फूले हुए हैं? क्या अब अली जफर की रिपोर्ट में तरीन को क्लीन चिट मिल जाएगी? इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा रिंग रोड स्कैंडल ने सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और प्रॉपर्टी माफिया की नींदें उड़ा दी। बच निकलने की खातिर सबकी दौड़ें लग गईं। जुल्फी बुखारी को खुद को मासूम साबित करने की कोशिशें जारी। नाम ईसीएल में डालने और जुडिशल कमीशन में पेश होने की पेशकश। जुल्फी बुखारी हुकूमत में वापसी के लिए क्या नया हरबा खेलना चाहते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फोर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। कल जुमे के दिन पाकिस्तान में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। आखिर आलमी ताकतें मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी रोकने के लिए अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रही हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा हमारे साथ स्टूडियोज़ में रोज़ की तरह मौजूद है। और सबसे पहले क्लास साहब आपकी जानिब आऊँगी। और जिस तरह से हमने बात की कि गुलाम सरवर खान साहब ने आज जिस तरह से तरीन ग्रुप ने, जहांगीर तरीन ने इल्ज़ामात लगाए और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाए, पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायतें हैं, इसी तरह आज उन्होंने भी कोई इस तरह का जेस्चर दिया है और हमारे साथ मौजूद भी हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपसे जानना है। बता दूं कि अगेन आपको याद होगा 1-2 रोज़ पहले हमने एक स्टोरी की थी, उनसे बात भी हुई थी, हमारे प्रोड्यूसर साहब राना अशरफ साहब ने की थी। मेजर जनरल सलीम इसहाक साहब हैं जिनकी लैंड जो है वो इसी में रिंग रोड में शामिल थी। तो इसमें उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। उनका ये कहना था कि आपके मुझे जो ज़मीन है 90 कनाल मुझसे ख़रीदी गई है, उसका रेट लगाया गया 3 लाख रुपए पर कनाल लगाया गया। और उन्होंने अगेन कहा था, जो उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया था गुलाम सरवर खान साहब पे, कि इनसे जो ज़मीन ली गई है वो 13 लाख रुपए पर ये फी कनाल के हिसाब से ली गई है। सो उनका ये कहना था 10 लाख रुपया आम लोगों को कम दिया गया है, और क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे वज़ीर हैं उनको ज़्यादा दिया गया। तो मुझे सरवर खान साहब का भी उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा जनाब कि मुझे ये चीज़ का पता चला है कि आपके प्रोग्राम में उन्होंने इस तरह का वर्जन दिया है, उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं भी अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने ज़रूर यू आर वेलकम, आप आएँ और आप हमें बताएं कि आप इल्ज़ाम जो लग रहे हैं या लगा है ये नया इल्ज़ाम है। वैसे भाई दवे पहले तो ये था ना कि शायद कि फ्रंट मैनू के ज़रिए उन्होंने ज़मीनें ली हैं या उनके बेटे का नाम आ रहा था या बेनिफिशरीज़ हैं, जो कैबिनेट में भी उन्होंने बड़ी वहाँ पे जो मुझे पता चला था, हमने वो भी आपके साथ शेयर की थी कि बड़ा जज्बाती अंदाज में इनकी वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इनकी सरवर खान साहब की आपस में आर्गूमेंट्स भी हुए थे। तो वो सारी चीज़ अपने साथ ही, अगर हमारे साथ हैं तो मेरा ख्याल इनसे खुद पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद खान साहब सलाम अलैकुम। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुन लिया होगा कि वो मेजर जनरल जो रिटायर हैं सलीम इसहाक साहब, जिनकी अपनी बहुत सारी ज़मीन जो है वो इसमें ख़रीदी गई है, तो वो ये कह रहे हैं आप पे जो एक नया इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि शायद आपकी ज़मीन का जो रेट था वो ज़्यादा लगाया गया है और आम लोगों की ज़मीन जो है ना वो कम रेट पे ख़रीदी गई है। इस पे योर टेक सर। मैं तो क्लासरा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बड़ी तफसील के साथ बड़ा कैटेगोरिकली कह चुका हूँ कि रिंग रोड के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक ना तो मेरी, ना मेरी औलाद की, ना तो मेरे ख़ानदान की एक मरला ज़मीन ना खरीदी ना बेची, और ना ही रिंग रोड में हमारी ज़मीन कोई एक्वायर हुई। तो जनरल साहब के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो ये उनकी मेहरबानी जरा चेक बनवा के मुझे भिजवा दें कि मेरा चेक 12 लाख का बना है पर कनाल और उनका चेक 13, बल्कि 1 लाख रुपया कम करें, 13 लाख कहा था उन्होंने, 13 लाख सर। सर जितने मुझे
13 लाख का मुझे जरा काइंडली चेक भिजवा दें अच्छा ना। खान साहब, इसमें अगर आपका कोई मेरे नाम का कोई चेक बनना है तो चेक भिजवा दें। आपके बकौल आपकी ज़मीनें नहीं है, ख़ानदान की नहीं है, बच्चों की नहीं है, बेटे किसी का कोई नहीं है, तो फिर आपका नाम कहाँ से इसमें रिंग रोड में आना शुरू हो गया? वेट बस इट प्रॉब्लम। ये अब जनरल साहब से ही पूछें कि ये तो खुद प्रॉपर्टी का काम करते हैं, यहाँ काफी सारी जमीन है, वो पता नहीं कहाँ से लाए हैं ये जमीन। और फिर एक बहुत बड़ा ब्लू बर्ड सिटी के कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होगी तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दें। कि मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी पूरी तहसील फतेह जंग, ये तहसील फतेह जंग है, पूरी तहसील फतेह जंग में मेरी या मेरे खानदान की एक मुगल जमीन नहीं। खान साहब आपने जो है ना रिंग रोड में आई है, ना सी पैक में आई है, कहीं भी नहीं। मेरी तो कोई जमीन है नहीं, और ना मैंने खरीदी है, ना मैंने बेची है, ना एक आमिर बतीन बोल रहा हूँ मैं। आपका ये आप सही फरमा रहे हैं, आपका ये वर्जन बिल्कुल आ गया, मगर आपका जो नाम आ रहा था एक्चुअली वो चीफ सेक्रेटरी साहब के जो TORs का लेटर था, और उसके बाद जो कमिश्नर गुलजार साहब की रिपोर्ट में उन्होंने 2-3 ये इनडायरेक्टली ये कहा था कि जनाब ये जो नोवा हाउसिंग सोसाइटी है इसको NOC कैसे मिला, ये फनल एरिया के करीब है और इसके अंदर हाई राइज बिल्डिंग के इश्तिहारा देते रहे हैं। क्योंकि आप वजीर हवाबाजी हैं तो उंगलियां आपकी तरफ उठी, उस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि अगर आपने नोटिफिकेशन देखा हो, नोटिफिकेशन आपकी नजर से गुजरा हो, तो 27 तारीख को नोटिफिकेशन होता है। 27 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी साहब नोटिफाई करते हैं, और जिसमें वो मेंशन करते हैं नोवा के NOC के बारे में कि ये क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वर रेज्ड अबाउट द रिपोर्टेड इशुएंस ऑफ NOC बाय CA टू ए हाउसिंग सोसाइटी। ये 27 को करते हैं, और उनने 29 जनवरी को पार्टी अप्लाई करती है, और उन्हें 29 अप्रैल को NOC मिलता है। और ये NOC उन्हें, मैं उसकी वर्ड, ये NOC उन्हें मिलता है जी इसका बिल्डिंग हाइट पे, कि आप 180 फुट तक बिल्डिंग बना सकते हैं, और ये अप्लाई करते हैं जनवरी को, और उन्हें मिलता है 29 को। नहीं, आप ये कह रहे हैं, जो मैं थोड़ी सी 27 को ये TOR में कैसे आ गया? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझा हूं, यहीं से पहला फाइडी है इनकी, और यही मेरा पॉइंट था। और इसी बात पे मुझे इतराज भी था कि ना मेरा नोवा सिटी के साथ ताल्लुक है। नोवा सिटी बहुत सारी सिटीज बनी है एयरपोर्ट के सराउंडिंग, इधर टॉप सिटी भी बनी है, इधर मुमताज सिटी भी बनी है, इधर 18 भी बन रही है, इधर शालीमार टाउन भी बन रहे हैं, बेशुमार टाउन बन रहे हैं, बेशुमार सिटीज बन रही हैं। नोवा सिटी का खान साहब ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल फनल एरिया में, ये बाकी जो सोसाइटीज हैं ये साइड पे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी रिपोर्ट कह रही है। ये मेरा काम नहीं है, ये तो हवाबाजी के वजीर से सर इशू किए, ने क्लैरिफिकेशन के लिए लेटर भी लिखा है AC को कि ये देख लें कि फनल एरिया में ना हो। ये लेटर भी 19 अप्रैल को लिखा गया कि फनल, ये जरा चेक करें कि नोवा सोसाइटी की कोई एक्टिविटी फनल एरिया में तो नहीं। ये 19 अप्रैल को लिखा गया, तो ये तो ऑलरेडी उन्होंने नजर रखी गई कि वो फनल एरिया में कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें। और रूटीन में उन्होंने अप्लाई किया, रूटीन में उन्होंने NOC लिया, और हाइट क्लियरेंस का NOC लिया, और कंडीशनली लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अगर आप NOC लेंगे तो ये अप्लाई होगा। आप ये कह रहे हैं कि वो फनल एरिया में नहीं है और कोई कॉन्फ्लिक्ट उसका हवाबाजी के साथ नहीं आता, उसकी लोकेशन का। मेरे साथ आप वजीर हैं सर, आप वजीर हैं, आपकी NOC आपके बगैर मिल जाता है। लेकिन फनल एरिया में है तो उसे रुकवा दिया जाए, फनल एरिया में है तो वो तो प्रोविजनल NOC मिला है और कंडीशनल NOC मिला है कि अगर वो फनल एरिया में उनकी कोई एक्टिविटी है तो उसे रुकवा दें।
अच्छा खान साहब, मेरे तो से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता ना। आपने कि जो मुझे पता चला, मेरे कुछ ज़राए ने मुझे बताया कि कैबिनेट में ये मसला उठा, यही वाला TORs वाला। मैंने यही पॉइंट कैबिनेट में रेज किया है। मैंने यही पॉइंट रेज किया है कि 27 को नोटिफिकेशन होता है इंक्वायरी कमेटी का और 29 को NOC जारी होता है। ये प्री डिटरमिन है कि TORs में डाल देंगे। तो ये आप क्या कहते हैं कि उस पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्योंकि बनाया जवाद रफीक मलिक साहब ने, तो आपने कैबिनेट में ये बात की, जो मेरे कुछ ज़राए ने, हमने उस दिन भी बात की शायद, कि आप कहते हैं कि मॉडिफाइड है, तो ये ब्यूरोक्रेसी या वो हो गए जवाद मलिक साहब जो हैं, उन्होंने आपके खिलाफ कुछ साजिश की है कि जनाब के जो नोटिफिकेशन आप। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे खिलाफ किसने साजिश की है, अल्लाह बेहतर जानता है किसने साजिश की है, लेकिन मेरा किसी चीज के साथ ताल्लुक नहीं सर, नोटिफाई तो उन्होंने किया ना, चीफ सेक्रेटरी ने किया है। कर चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर को एक्सक्लूसिवली भी ब्रीफ कर चुका हूँ और पब्लिक भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ब्रीफ कर चुका हूँ कि आज भी ना मेरी कोई जमीन प्रीवियसली थी ना आज है, कल होगी, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। फ्रंट में वो ये कहते हैं गवर्नमेंट के पास अदारे हैं, फिर आपके पास भी इन्वेस्टिगेटिव सबूत है, आप चेक करवा लेकिन मोटरवे की अलाइनमेंट पे या रिंग रोड की अलाइनमेंट पे मेरी या मेरे खानदान नहीं सर, जब आप ये कहते हैं या आपने को खरीदी है या हमने को बेची है, जब आप ये कहते हैं, बड़ा अहम पॉइंट है कि आप ये कहते हैं कि 27 तारीख को ये TOR जारी हो रही हैं जिसमें आपकी तरफ उंगलियां उठाई गई हैं, और वो TOR जारी किए हैं चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक साहब पंजाब हुकूमत ने, और 29 को लेटर मिल रहा है, उनको NOC मिल रहा है, तो फिर उनके तो सिग्नेचर हैं इस पे। आप फिर भी कह रहे हैं कि जवाद रफीक मलिक या पंजाब हुकूमत या कोई ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है, तो देन हु इज इन्वॉल्व? डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है और ये मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रखा है और कैबिनेट के सामने भी ये मैंने वर्डिंग कोड की है, कैबिनेट के सामने भी मैंने ये वर्डिंग कोड की है कि मैंने कहा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने क्या रिस्पांस किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपकी इस बात के बाद, कि 2 दिन पहले उन्हें पता था कि NOC जारी हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर ने जनरली कहा कि इंक्वायरी के साथ भी आपका कोई ताल्लुक नहीं, रिपोर्ट में भी आपका नाम नहीं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर का तो ये पॉइंट था कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा जी कि मेरे खिलाफ मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में प्रोग्राम होते हैं, सोशल मीडिया में खबरें हैं, अखबारों में खबरें हैं, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मुझ पे उंगलियां उठ रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मुझे तो अपनी पोजीशन, मेरा अगर ताल्लुक ही नहीं है, ना मोटरवे की अलाइनमेंट के साथ मेरा ताल्लुक है, ना मोटरवे की रिंग रोड की अलाइनमेंट के साथ मेरा ताल्लुक है, और ना ही रिंग रोड जहाँ से शुरू होती है और जहाँ खत्म होती है 68 किलोमीटर में। इनका नोवा सिटी के बालकान के साथ कोई पुराने आपके फैमिली रिलेशनशिप हैं सर? ये जो मतलब पुराने जानने वाले कौन? ये नोवा सिटी के जवाद जो मालिक? चौधरी। हाँ, मेरे उनके साथ कुछ फैमिली ताल्लुकात नहीं है, जाती ताल्लुकात मेरे को 30-35 साल के उस फैमिली के साथ हैं। इनके चचा के साथ मेरे ताल्लुकात हैं जो कमर के साथ थे। अच्छा, ये दूसरा ये पता चला है कि उस पर आप खासे जज्बाती हुए हैं वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग में, अच्छे खासे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ सख्त जवाबात दिए, और बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक जो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने बड़े पेशेंट शेयरिंग दी, और आप अकेले में, आपकी अकेले मुलाकात हुई है बाद मीटिंग के बाद कैबिनेट की? अलहदा मिल के तो मुझे बता देना, फिर मुझे अलहदा उन्होंने 10-15 मिनट 20 मिनट टाइम दिया, फिर मैंने सारी तफसील उन्हें अलहदा बताई। उन्होंने कहा यार आपका इस चीज, मैं कन्विंस हूँ कि आपका इस चीज के साथ ताल्लुक नहीं है और इंक्वायरी की रिपोर्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपको तो आप करने वाली बात करते हो आप मीडिया में। तो मैंने कहा कि मीडिया अब मेरे खिलाफ बात करे तो मैं आगे अपनी पोजीशन क्लैरिफाई ना करूं। तो जिस तरह अच्छा, आपके एक मिनट छोटा सा, आपके सर उन्हीं इलाकों का, आप उन्हीं एरियाज के हैं जहाँ पे सारा ये रिंग रोड बन रहा है, तो जुल्फी बुखारी साहब पे भी उन्हीं एरियाज के हवाले से आ रहा है, आपकी क्या उन पे जुल्फी बुखारी साहब पे टेक है कि उनका जो नाम आ रहा है, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रही है, उनसे रेजिग्नेशन लिया गया या दिया गया? आप क्या समझते हैं उन्हीं एरियाज में जुल्फी बुखारी साहब का, इनकी फैमिली का, या इनका अपना कोई ज़मीन लैंड, ये क्या चक्कर है सारा सर? जिस तरह मेरा रिंग रोड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अलाइनमेंट के साथ तो ना ही मेरी जमीन है, इसी तरह जुल्फी बुखारी की भी अलाइनमेंट के साथ ताल्लुक है और ना ही उसकी जमीन है। हाँ, संजानी के पास उनके ननियालों की जमीन जरूर मौजूद है, उनके ननियाल ये नहीं सर, फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी का
कुछ आप भी उनको नहीं है। आप कह रहे हैं सर कि जुल्फी बुखारी का इनसे ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये क्या वजह है? नाम आपका भी आ रहा था, नाम जुल्फी का भी आ रहा था, जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दे दिया या ले लिया, आपको प्राइम मिनिस्टर ने कहा जनाब आपका कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? आपसे हमको अगेन इस्तीफा तो दूर की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी इतराज़ किया जी आपको बताने नहीं चाहिए था, आपका तो कहीं नाम नहीं है, तो फिर जुल्फी बुखारी साहब के साथ ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया गया जो आपके साथ किया गया? इट मीन्स के प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ ना कुछ ऐसा तो था कि उन्होंने उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट किया और आपको उन्होंने कहा जी आप चुप रहें, आप मीडिया में ना जाएं। भी प्राइम मिनिस्टर जो सुनने में आया, मेरी डर की तो बात नहीं हुई, तो सुनने में आया कि प्राइम मिनिस्टर उनके रेजिग्नेशन पे भी खुश नहीं है, उनसे रिजाइन लिया नहीं गया, बल्कि उन्होंने दिया कि जब तक इंक्वायरी होती है। नहीं, वो आपको याद होगा आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिजाइन किया था जब उन पे स्टोरी आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने कहा आई एम सेटिस्फाइड विद हिज एक्सप्लेनेशन, जनरल आसिम बाजवा साहब के एक्सप्लेनेशन में मुतमैन हूं, मैं रिजाइन उनका एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये बात वो इनको भी कह सकते थे जुल्फी बुखारी साहब को कि जी आपको कोई जरूरत नहीं इस्तीफा देने की। और जुल्फी बुखारी खान साहब एक और ऐड कर दूं कि अब मैं नहीं कह सकता कि उन्हें क्या करना चाहिए था और उन्होंने ये नहीं किया, ये तो अब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी और जुल्फी बुखारी साहब के मबैन मसला है। लेकिन मैं इतना ही, जितना मुझे पता है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जुल्फी का भी इसी तरह, जिस तरह मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह जुल्फी का भी कोई ताल्लुक नहीं था, ना तो मोटरवे की रिंग रोड की अलाइनमेंट पे और ना ही उनकी कोई जाती जमीन है, ना उन्होंने वो खरीदी। अच्छा लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि मेजर जनरल सलीम इसहाक साहब ने बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया है और आप कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करते हैं, आपकी उनके खिलाफ की प्रोसीडिंग, कोई डेफेमेशन की कि लीगल सू, आपने जैसे सहाफ़ियों के बारे में कहा जी आप उनको लीगल कार्रवाई करेंगे, तो मेजर जनरल सलीम इसहाक साहब के खिलाफ भी करेंगे कुछ? जनरल साहब को याद करा रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त थे, उनके यहाँ आज से 8-10 साल पहले खान पे मुलाकात हुई थी जनरल साहब से। 8-10 साल में एक ही मुलाकात है जिंदगी में, और मेरा उनके साथ मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं लेकिन उनकी जमीन है भी, जैसे उन्होंने खुद एडमिट किया उनकी जमीन है, अगर आप उन्हें चेक करें तो वो एक और सोसाइटी के लैंड कंसल्टेंट भी हैं। मुझे नहीं पता जमीन कहाँ से ली, कैसे ली, और अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं तो वो कम अज कम, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ सबूत के साथ बात करें। खान साहब आप जब सहाफी बात करते हैं, बैंक का देखे ना, लैंड खान साहब थोड़ा सा सर डॉक्यूमेंट होगा, नहीं खान साहब होगा, जब सबूत होगा, बगैर किसी सबूत के अगर वो बात करते हैं, उनके लिए, उन जैसे बंदे के लिए ये मुनासिब नहीं। खान साहब जब सहाफी बात करते हैं तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सख्त लहजे में कहते हैं जी मैं सबको सॉर्ट देम आउट लीगली, और मैं उनको डेफेमेशन भी करूंगा, अदालत में लेके जाऊंगा, सबको देख लूंगा, लेकिन अगर यहाँ मेजर जनरल साहब के हैं तो आप कहते हैं जनाब कि नहीं उनको देखना चाहिए। जनरल साहब के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, इज्जत एहतराम का रिश्ता है, इसलिए उनका एहतराम में मैं ये बात कर रहा हूँ। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बस सरवर खान साहब बिल्कुल उनका वर्जन तो आ गया, मगर ये जो उन्होंने बहरहाल उनको नोवा को एक मिला है एनओसी जो है, और उनके मतलब मैं नहीं कह रहा, दोनों सरकारी रिपोर्ट्स में है कि वो फनल एरिया में हैं, और खान साहब इकरार भी कर रहे हैं कि 30 साल से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, उनके चचा चौधरी कमर के साथ इनके ताल्लुकात भी हैं, तो एक सर्कमस्टांशियल वो एक उंगलियां तो फिर उठती हैं। पर ये बहरहाल मेरा ख्याल है अभी ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, आगे जब इंक्वायरी होगी तो ये चीज़ें बाद में निकलेंगी। मगर जुल्फी का ये जो कह रहे हैं, जुल्फी ने खुद इकरार किया आबिद मीर के शो में कि जनाब मागला रोड की एक्सटेंशन में, मागला रोड के ऊपर सिर्फ मौरूसी नहीं, उनकी और भी प्लॉट हैं। अब ये समझ बाद में पता चलेगा कि 2-2.5 साल में क्या क्या खरीदी गई हैं। बट लास्ट में ये बता दूं कि ये इसके पीछे ऑफ कोर्स हाउसिंग सोसाइटी का एक बहुत बड़ा स्कैम है, मगर ज़ाती मामलात भी हैं। वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त सबसे जो पावरफुल ग्रुप है वो आजम खान, शहजाद अकबर और मलिक रियाज का है। ये पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चला रहे, तो यही चला रहे हैं, काफ़ी सारे काम इनसे है, और जो भी ग्रुप इनके मुकाबले में आता है सही या गलत वो बाहर हो जाता है। तो उसकी तफसीलात आपने शायद ब्रेक लेनी है। बिल्कुल ब्रेक लेनी है, और पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है कि नहीं चल रही, इसकी तफसीलात भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत जो है वो मुश्किल में इस वक्त है, और किसकी मिन्नतें तरलिए की जा रही हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर मतीन साहब, फैसल वावडा कहते हैं एक SHO की मार हैं ये जो जहांगीर तरीन है, और कल मुलाकात तय पा गई है। फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार से एक और मुलाकात जिसमें कुछ नताइज निकलने का इम्कान है। तो ये एक SHO की मार है और इतनी मिन्नतें तरले करनी पड़ रही हैं क्या? फैसल वाडा जो है वो स्पेशलाइज करते हैं क्राइसिस बढ़ाने में, और उन्होंने हमेशा एक बेतुकी बात की है। आगे ही वो वजारत से अपनी खो बैठे हुए हैं। मुझे लगता है जल्दी उनके ऊपर स्ट्रक्चर ऑर्डर आ जाएगा कि इनको TV पे भी बंद किया जाए। गलत तरीके से गलत बात की है, मगर मुझे लगता है कि ये जो मसला है ये थोड़ा सा फिजल आउट कर गया है। और वो प्राइम मिनिस्टर कह तो रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूँगा, NRO नहीं दूँगा, मगर शायद गालबन थोड़ा सा उनको हालात की नज़ाकत देखते हुए कि वो बजट सर पे हैं पंजाब का भी और इस्लामाबाद का भी, तो अली ज़फ़र साहब को जो उनको जो तफ्तीश दी गई थी, मेरी इतला ये है कि थोड़ी सी उनकी तसल्ली कर दी गई है जहांगीर तरीन की और उनके ग्रुप की। अब ये नहीं पता कि इसको सॉफ्ट पेडल करके ख़त्म कर दिया जाएगा कि वक्ती तौर पे टाला गया है, क्योंकि याद रहे कि अभी सिर्फ FIR दर्ज हो रही है। अभी तो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, फिर चार्जशीट होगी, तो नोइंग इमरान खान एंड नोइंग जहांगीर तरीन ये मामला ख़त्म नहीं होगा, ये मामला भी चलेगा। अब ये देखना है कि ये अगले इलेक्शन तक जाके बदला इनसे लिया जाएगा कि टिकटन लाइक चीज़ आएंगी कि उससे पहले कुछ बजट के गुजारने के बाद कुछ किया जाएगा। बाकी जहांगीर तरीन भी वो भी इस ग्रुप को इंटैक्ट रखेंगे, वो भी इतनी आसानी से इसको नहीं जाने देंगे। सो ये प्रोसेस अभी जो है ना, अभी वक्ती तौर पे गवर्नमेंट ने PTI ने इसको थोड़ा सा फेज आउट कर लिया है, सबसाइड कर लिया है, करवा लिया है, मगर ये ख़त्म नहीं हुआ, इट्स नॉट ओवर। ठीक है। अच्छा इखलास साहब, एक तो ये कि हमारी कॉल पे बात हुई और उस पर आपका टेक रहता है, और इसके अलावा ये जो अब सिचुएशन बन गई है कल मुलाकात की, तो जिस तरह आमिर मतीन साहब का ये तज्जिया है कि फिजल आउट कर गया और मामला सेटल हो गया है, ये तो क्या बात ठीक कहेंगे? है इनकी कि मेरा ख्याल है जो खान साहब कहते थे मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा, ब्लैकमेल तो वो हो चुके हैं। सीधा सीधा में नज़र आ रहा है कि उन्होंने जहांगीर तरीन ने बाजू मरोड़ के उनसे अपनी मर्जी के उन्होंने चीज़ें करवा ली हैं, और फिर बुजदार साहब भी उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब टोटल एक खामोशी है इस वक्त, नहीं तो ये तो संभाले नहीं जाते। आपको पता है 40 के करीब तर्जमान है, ये तो सहाफ़ियों को नहीं छोड़ते, यहाँ पे TV चैनल्स को नहीं छोड़ते, ये अपोनेंट्स को गाली गलोज का कल्चर है जो हम सुनते रहते हैं, सारा दिन करते रहते हैं PTI के तर्ज। आज किधर है? जब से उन्होंने कहा है, और उसने वो उनका नाम नज़ीर चौहान ने जो इन पे बातें की इमरान खान साहब पे की हैं, जो उनके शो में आई थी, वसीम बिदामी साहब के शो में, ये क्या समझते हैं अपने आप को, बहुत सख्त बात। उस पे कोई कहीं से चूं हुई है, चूं थोड़ी सी, बल्कि इन्होंने बाडवा साहब ने जो बात की इस पे भी इनको वो किया गया कि तुमने क्यों किया, तुम प्रवोक कर रहे हो। सो खान साहब पे जब दबाव आता है ना, ये उस वक्त आके वो हो जाते हैं, ये नीचे दबाव के आते हैं। ये कह देना कि ये दबाव में नहीं आते और खड़े हो जाते हैं। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, जो तकरीर कर रहे थे, वो कहीं से नहीं लगती वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है जो बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें करते हैं, बातें। बल्कि मुझे कुछ ज़रा ये बता रहे हैं, एक दो से मेरी बात हुई, वो कहते तर्जमानों की मीटिंग होती है उसमें इनके अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। जब कल इन्होंने कहा तरीन साहब ने और बाकी लोगों ने थ्रेट किया सारे का सारा, और इनका बड़ा सारे के सारे लोग ये कॉल्स करते रहे हैं इनको, इनके जो ये TV टॉक शोज में जाते हैं कि हमें बताया जाए कि लाइन क्या लेनी है जी। ना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अवेलेबल थे वो लाइन देने के लिए, ना जनाब उसके बाद फवाद चौधरी साहब अवेलेबल थे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। फ़रोख हबीब साहब नहीं थे, वो शायद मेमन डैम के लिए वज़ीर आज़म के साथ गए हुए थे। कोई बंदा इन लोगों को अवेलेबल नहीं था कि हमने जहांगीर तरीन साहब की इसके बाद जो उन्होंने कल बात की है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, थ्रेट्स वगैरह की हैं, हमने लाइन क्या लेनी है। इवन फिर अगेन जो मुझे कुछ आगे ज़राए से पता चला है कि ये जो हैं गिल साहब, शहबाज गिल साहब, बड़ी देर के बाद इन्होंने जाके एक ही थी कि दरमियानी लाइन लेनी है। अच्छा। और शहबाज गिल साहब आपको पता है दरमियानी लाइन कभी नहीं लेते होते, खुद वो एक एक्सट्रीम के लाइन लेते होते। लेकिन इससे आप अंदाज़ा करें कि कितना खौफ और डर जो है इस वक्त हुकूमत पे। जहांगीर तरीन साहब चोरी वो कर चुके हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी वो कर चुके हैं, जखीरा अंदोजी भी वो कर चुके हैं, जैली किस्म के एनालिसिस हमें बताया गया, सब कुछ वो कर चुके हैं। और जब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई, उन्होंने 30-40 लोग इकट्ठे कर लिए हैं और इमरान खान साहब के बाजू मरोड़ लिए। ये बातें जब और क्लास साहब लाइन क्या लेनी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पार्टी की अपनी लाइन क्या है इस किस्म के एक्ट के, ये तो बहुत उसकी रीजन है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं, मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, मैं नाम नहीं लेता उसमें, वो शामिल हैं जो जहांगीर तरीन के कैंप में अभी भी अपने आप को फील करते हैं कि हम जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। कोई जहांगीर तरीन पर खुलकर इस वक्त अटैक करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ ये फैसल वाडा साहब ने अटैक किया, वो भी वजीर नहीं है, ही कैन अफोर्ड। किसी वजीर ने अब तक जहांगीर तरीन पे कोई अटैक किया है?
अगर किया है तो मुझे बताएं, मैंने तो नहीं देखा कुछ सुना। सो पार्टी खुद कंफ्यूज है कि जनाब कि हमने लाइन क्या लेना, कहना क्या है। पार्टी के साथ जो है ना, इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ ये हुआ कि ये सारा जो ग्रुप क्या है, ये सारे आप इनको पॉलिटिकल सर्वाइवर कह रहे हैं जो हर हुकूमत के साथ होते हैं। ये सारे लोग, इनमें से 80-90% जो हैं वही लंगड़ियाल, वही दरिशेक, वही सारे के सारे, ये नवाज शरीफ के साथ भी 15-20 साल नवानी रहे हैं, फिर ये मुशर्रफ के साथ रहे, उसके बाद नवाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो ये समझ रहे इमरान खान साहब की ये पीटीआई में ज्वाइन करवाया गया। मगर वो पता चला कि जहांगीर तरीन साहब जो अपने घर पे लेके जाके वहाँ पे पीटीआई का झंडा कराते थे, उन्होंने बैत अपने लिए ली थी, उन्होंने बैत इमरान खान साहब के लिए नहीं ली थी। और ये लोगों को जो है वो वहाँ पे ये ग्रुप एक बन गया है और ये रहेगा, ये बिल्कुल आइंदा भी मरोड़ी जाती रहेगी। इमरान खान का ख्याल है कि ये ज़रा बजट गुजर जाए तो मैं इनके साथ निपटूंगा। खान साहब भी नहीं भूलते। तो दूसरी साइड पे जहांगीर तरीन साहब भी, वो भी मेरा नहीं ख्याल है इसको कि ग्रुप को ख़त्म करेंगे। ये ग्रुप प्रेशर ग्रुप अब है और ये रहेगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपने वफा लेना है, शायद वफा नहीं लेना, तो वो बात ये है कि ये इसका नतीजा इसलिए भी ये मसालियत हो गई है कि इसका नतीजा लॉजिकल एंड जाना किधर था जी। ये जहांगीर तरीन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये वो केसेस हैं जो पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो चुके हुए हैं। वो लोग कह तो रहे हैं कि ज्यादती हो रही है, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग आगे इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है, चोरी फ्रॉड इस्टेब्लिश हो चुका है, पिछले यही केसेस रहे हुए हैं। आगे अगर कोई ज़रूरी नहीं था कि इमरान खान लेट से कि बजट पास नहीं होता, लेट से कि वो जनाब वो उसके बाद वो गवर्नमेंट यहाँ से गिरा देते हैं। सिंध वालों ने अपनी नीति तोड़ दी और उनको भी सूट करता था कि वो अगर उस बुजदार के अपनी पंजाब की गवर्नमेंट वो भी डिसॉल्व नहीं फिर करते, तीनों सूबों में वो डिसॉल्व नहीं करते। तो उनकी निगरानी में जो यहाँ पे इलेक्शन होने थे नेशनल असेंबली के हो रहे हैं, प्रोविंशियल नहीं हो रहे, तो जाहिर है उसके पीटीआई को एक बहुत बड़ा एज हो रहा था। वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होनी थी, वहाँ जो भी है जैसे कैसे लंगड़े लूले पार्टी हो, बुजदार साहब बैठे हुए होते, बाकी सूबों में भी होता। तो दूसरी सूरत में कोई ये नहीं कहा जा सकता था कि जहांगीर तरीन साहब ने फिर बच जाना था, या इवन नून लीग को नहीं सूट करता, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन सूट नहीं करता, किसी को भी सूट नहीं करता। तो इसलिए वो लॉजिकल एंड देखते हुए मेरा ख्याल सारों के लिए फिलहाल यही है कि इसको पे गुजारा किया जाए और भी ये चलने दिया जाए। ठीक है, फिलहाल इस वक्त इसको इस तरह से सेटल किया गया है, लेकिन ये प्रेशर ग्रुप कब तक रहेगा, कब कब उठ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा किसकी नींदें उड़ी हुई हैं रिंग रोड स्कैंडल को लेकर, इस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक तो हमने रिंग रोड स्कैंडल पे गुलाम सरवर खान का टेक लिया है, उनका मौक़िफ़ सामने आया है। इसके अलावा ये जो रिंग रोड स्कैंडल है, इसने सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और प्रॉपर्टी माफिया की नींदें उड़ाई हुई हैं। मजीद क्या इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं और क्या हरबिज़ मैंने ये कहा था कि इस वक्त सैफुर रहमान को नवाज शरीफ के दौर में एहतसाब के इज़हार पे वो इख्तियारात नहीं थे जितनी ताकत इस वक्त शहजाद अकबर की है। वो वर्चुअली एक पूरी गवर्नमेंट वो आधे से ज़्यादा वो चला रहे हैं। उनकी ताकत ये है कि आज शेख रशीद साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा जनाब एहतसाब वाला ना, मेरे पास FIA है, मेरे पास इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, पर अकाउंटेबिलिटी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस्मान बुजदार साहब पंजाब में जिस वो DC को इसको डायरेक्टली वो फ़ोन करते हैं, उनके मुताबिक चलते हैं। तो ये बिल्कुल हाउसिंग सोसाइटीज़ का ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बिल्कुल ये अलाइनमेंट चेंज हुई है, ये सब कुछ ठीक है, पर इसमें ज़ाती पहलू भी है। हम ये खबर देते रहे हैं कि ये लड़ाई शहजाद अकबर की जो शुरू हुई थी ये साबिक कमिश्नर के साहब के साथ, ये इन्होंने ऑर्डर किए थे कि चौधरी तनवीर साहब के नजायज़ तजावज़ात उड़ाने के लिए। वो नीचे जो इंतज़ामी DC साहब थे, उन्होंने देखा एक खसरे में मलिक रियाज के भी कुछ तजावज़ात आती थी, उन्होंने पूरी उनकी भी उड़ा दी, जहाँ से ये बुला के उनको फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में आज़म खालसा, मलिक रियाज, इन सब ने सरजनिश की थी। तो ये मार्क्ड मैन थे। उसके बाद एक वाक़या हुआ था सुमरो साहब का, मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब की कोई फैक्ट्री की गुजर खान में शहजाद अकबर साहब की ज़मीन थी। अब याद रहे कि सुमरो साहब जो हैं वो उनके जो जुल्फ़ी बुखारी के जो मकतूल बेनोई थे फ़हद मलिक साहब के मामू हैं। तो वो लड़ाई वहाँ पे हुई और फैक्ट्री के से कब्ज़ा चला गया था शहजाद अकबर से।
जो ये थोड़ा सा गुस्सा ये भी निकाल रहे हैं। सो इनका एक वहाँ पे रोल है, और इनके एक समधी साहब है जिनका उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये वाला मामला है। पर मैं आपकी क्विकली जो है 1-2 मिनट पे वो कहना चाहूँगा कि यहाँ शेख रशीद साहब ने एक दुर्फिंतनी छोड़ी कि जनाब कुछ 6 वज़रा मिले और जो है उससे प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और उस पर वज़ीर आज़म साहब बहुत खफा हैं। तो मैंने कब 2-3 हल्कों से बात की, 2-3 वज़रा से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा जी ऐसी बात नहीं है। शफकत महमूद साहब वो कहें 2 महीने से मेरी कोई आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई। कॉरिडोर में मुलाकात हुई थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर को मिलने आए थे, तो मैं भी मिलने आया था। हाँ, 6 मार्च को उन्होंने कहा जी सेनेट के इलेक्शन से अगले दिन मुलाकात हुई थी, जिसमें 5-6 वज़रा थे। बिल्कुल उन्होंने कहा जी ये मुलाकातें हर 2-3 माह बाद रूटीन में होती हैं। सबसे ज़्यादा मुलाकातें उनके नौकरी के तकाजे भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर की परवेज़ खटक साहब की, शाहमूद कुरैशी एज फॉरेन मिनिस्टर, और सी पैक के इंचार्ज के तौर पे असद उमर की। इनकी रेगुलरली 2-3 महीने बाद चीफ साहब से मुलाकातें होती रहती हैं, और ये फ़ोन पे भी राब्ते पे रहते हैं। उनके जी वो जो 6 मुलाकातों में सिर्फ फ़र्क ये था कि शेख रशीद साहब को बुला लिया गया था। अब शेख रशीद साहब ये फ्लॉन्ट करना पसंद करते हैं कि मैं 4 नंबर गेट का पिंडी बॉय हूँ और बड़ा रेगुलर हूँ, तो उन्होंने उसको ट्विस्ट दिया और उनका जी प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल नॉलेज में होती हैं मुलाकातें और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो जब मिनिस्टर्स मिले थे केपी के, तो वहाँ पे उन्होंने कोशिश की थी कि जनाब अपनी मदद मांगी थी कि जनाब हमारी कोई वजारतें चेंज करवाने में, उसके बारे में चीफ साहब ने ये प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि अपने वज़रा को कंट्रोल करें। वो मामला नौयत और थी। यहाँ पे अभी तक मतलब बुनियादी खबर ये है कि अभी एक ही पेज चल रहा है। हाँ, बुजदार जैसे कई मामले पे वो साफ़ियों के साथ मुलाकात में भी चीफ साहब अपनी लाउड थिंकिंग करते रहते हैं कि उनको इतराज़ात कुछ सबको ही हैं, मगर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। जहाँ मानने वाली बातें होती हैं अक्सर मान ली जाती हैं। अच्छा जी, क्लास साहब आपका क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स बस होंगे मेरा ख्याल है कोई आपने कोई फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कोई एक चीज़ इस बारे में कि किस तरह से रिंग रोड स्कैंडल जो है वो अब आगे की तरफ जा रहा है? रिंग रोड स्कैंडल वही वाली बात जो हम पनामा पे भी ये कहते होते थे कि यहाँ पर ये स्कैंडल जो है ना इस तरह के ये अंडे बच्चे देते रहते। इमरान खान साहब भी यही करते थे, उन्होंने भी पनामा को इस्तेमाल किया जो ठीक किया। अब अपोनेंट्स जो हैं वो भी आपके सामने हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उठाएंगे। सो ये इतनी जल्दी मामला मुझे ख़त्म होते लग नहीं रहा, स्पेशली जब से जुल्फी बुखारी का अगली स्टेज और आना शुरू हो गई है। ठीक है, लोग कहना शुरू हो गए कि पोजीशन पे इल्ज़ाम लग जाए किसी चीज़ पर, उठा के ECL पे भी नाम डाल देते हैं, उनको जेल में भी डाल देते हैं और उसके बाद गिरफ्तार भी हो जाते हैं, नैब भी पकड़ लेते हैं, FIA भी। तो खैर FIA ने तो किसी को नहीं पकड़ा अब तक, लेकिन नैब जो है ये सबको पकड़ लेती है। तो नैब ने अब तक रिंग रोड में कोई गिरफ्तारियां नहीं करी, किसी बड़े पे हाथ नहीं डाला जिनके नाम आ रहे हैं। तो ये जरा थोड़ी सी मेरा ख्याल है खान साहब का जी बिल्कुल इंतजार है। और इसके अलावा पाकिस्तान का इसराइली जारहियत के खिलाफ यौम यकजहती मनाने का ऐलान। फ़लस्तीन पर इसराइल की बदतरीन मजालिम जारी। इसराइली जंगी जुनून ने फ़लस्तीनियों को खून में नहला दिया। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई है इस पर, और पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्मी फोर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया है। कल जुमे के रोज़ फ़लस्तीनियों के साथ यौम यकजहती मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।